नमस्कार, कैसे हैं आप सभी ने कक्षा 12 में अध्याय 8 भाग 6 तक बढ़ गया। भाग 6 में आपने प्रतिरक्षा के बारे में जाना, आपने सहज प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में पढ़ लिया था। अब आते हैं उसके आगे के टॉपिक के बारे में बताएंगे, जो कि होगा प्रदाह प्रक्रिया या प्रदाह अवरोध जिसे कहते हैं। तो भाग 7 का टॉपिक है आपका प्रदाह प्रक्रिया या प्रदाह अवरोध, यानी इसे कहते हैं इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन और इन्फ्लेमेटरी बैरियर। प्रदाह प्रक्रिया क्या होता है? तो आपने देखा होगा कि कभी कभी फोड़ा फुंसी निकल जाता है या आपके किसी जगह पर कोई कट जाता है, तो अगर आपने उस पर सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं की तो उन जगहों पर मवाद भर जाता है, पस भर जाता है और वह जगह फूल जाती है, वह जगह उस जगह पर लालपन हो जाता है, गर्म हो जाती है। वही प्रक्रियाएं कहलाती हैं। ये प्रदाह प्रक्रिया क्यों होती हैं? तो जब हमारे शरीर में कहीं चोट लग गया या कोई संक्रमण हो गया, कट गया या कहीं जल गया, तो वहाँ की जो ऊतक हैं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और ऐसी दशा बाहरी रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने का रास्ता बन जाती हैं। मैंने आपको बताया था कि त्वचा का कार्य क्या होता है। त्वचा का कार्य होता है बाहरी रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकना। शारीरिक अवरोध, फिजिकल बैरियर में सबसे प्रमुख क्या है? त्वचा है। तो त्वचा हमें बाहरी रोगाणुओं विषाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकती हैं। लेकिन क्या होगा जब अगर यहाँ की कोशिकाएं नष्ट हो जाएं, तो क्या होगा? ऊतक जब नष्ट हो जाएंगी तो कोई भी रोगाणु विषाणु हमारे शरीर में आसानी से प्रवेश कर सकता है। यानी संक्रमण होने पर, कट जाने पर, चोट लग जाने पर या फिर जल जाने पर वहाँ की ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाती है और वह स्थान बाह्य रोगाणुओं के लिए एक मार्ग बन जाता है शरीर में प्रवेश करने के लिए। तो उस स्थान पर इन रोगाणुओं, इन बाह्य कारकों से बचने के लिए एक श्रृंखला तैयार हो जाती है प्रक्रियाओं की, जो हमें उन रोगाणुओं के संक्रमण से बचाती है। उसी को कहते हैं प्रदाह प्रक्रिया या प्रदाह अवरोध। वो स्थान सूज जाएगा, गर्म हो जाएगा, लाल हो जाएगा, हमें हल्का फीवर भी होने लगेगा। तो उस स्थान पर कोई रोगाणु का इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए वहाँ पर बहुत सारे अभिक्रियाएं शुरू हो जाती हैं, प्रोसेस शुरू हो जाता है, जो हमें इन रोगाणुओं से बचाने के लिए होता है। यानी मान लो कि कोई त्वचा है, त्वचा की कोशिकाएं हैं, ठीक है, ये त्वचा की कोशिकाएं हैं। इन त्वचा की कोशिकाओं में ये कोशिका क्या हो गई? क्षतिग्रस्त हो गई। ये कोशिका क्षतिग्रस्त हो गई, नष्ट हो गई। तो ये स्थान जो वह ऊतक, वह स्थान जो क्षतिग्रस्त हो गई है, वह कारकों को शरीर में प्रवेश करने का एक सुगम रास्ता बन जाता है। यानी कह सकते हैं संक्रमण होने, कट जाने या जल जाने या चोट लगने पर क्या होता है? उस स्थान की ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाती हैं।
और यह दशा विभिन्न रोगाणुओं जैसे जीवाणु, विषाणु आदि के लिए शरीर में प्रवेश करने का मार्ग बन जाती हैं, तो शरीर की कोई कोशिका का समूह था, ऊतक था, क्षतिग्रस्त हुआ तो इससे शरीर में प्रवेश करने के लिए एक मार्ग बन जाता है। किसके लिए? विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं, जीवाणु, विषाणु के लिए। इनसे बचने के लिए क्या होता है? तो उस ऊतक में स्वाभाविक प्रतिरक्षा के अंतर्गत विभिन्न प्रक्रियाओं की श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है, यानी अगर हमारे शरीर में कोई स्थान कट पिट गया है तो वहाँ पर किसी वाह्य कारक का इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए उस ऊतक वाले स्थान पर विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला ही प्रारंभ हो जाती है। अभी बताएंगे आपको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में वहाँ कौन काम करेगा, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में कौन काम करेगा, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में कौन काम करेगा। लेकिन इससे पहले सर्वप्रथम होता क्या है? लाइन ऑफ डिफेंस में जो कोशिकाएं काम करती हैं उनको वहां तक पहुंचने के लिए भी कुछ चाहिए। तो सर्वप्रथम क्या होता है? सर्वप्रथम क्षतिग्रस्त कोशिकाओं में मास्ट कोशिकाएं और साथ ही साथ रक्त की प्लेटलेट्स व बेसोफिल्स क्या करती हैं? वाहिका विस्तारण पदार्थ यानी वैसो डायलेटर सब्सटेंस का स्राव करती हैं, वैसो डायलेटर सब्सटेंस। वो वैसो डायलेटर सब्सटेंस कौन कौन से हैं उनके नाम पहले देख लो। वाहिका विस्तारण पदार्थ जैसे कौन कौन? हिस्टामीन, सीरोटोनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स का स्राव करती हैं। तो अगर हमारे शरीर में कोई स्थान पर संक्रमण हो जाता है, कट जाता है या जल जाता है तो उस स्थान पर एक
श्रृंखला अभिक्रिया शुरू हो जाती हैं जो हमें बाहरी रोगाणुओं से बचाने में मदद करती हैं। इनमें सर्वप्रथम होता क्या है, तो जो क्षतिग्रस्त कोशिकाओं में उपस्थित मास्ट कोशिकाएं हैं, प्लेटलेट्स हैं, बेसोफिल्स हैं, इनसे वाहिका विस्तारण पदार्थ, ये वाहिका विस्तारण पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो रुधिर वाहिकाओं को चौड़ा कर देते हैं, विस्तार कर देते हैं, विस्तारित कर देते हैं, फैला देते हैं। तो वाहिका विस्तारण पदार्थ कौन होते हैं? हिस्टामिन, सीरोटोनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। इनका स्राव करते हैं। कौन करते हैं? मास्ट कोशिकाएं, प्लेटलेट्स और बेसोफिल्स। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन कहीं पे कोई चोट लग गया, कट गया, इन्फेक्शन हो गया, तो इसके लिए क्या होता है कि हमारे क्षतिग्रस्त जो कोशिकाएं हैं उनमें उपस्थित मास्ट कोशिकाएं, बेसोफिल्स और रुधिर में उपस्थित प्लेटलेट्स, इनसे वाहिका विस्तारण पदार्थ स्रावित होता है जो इसके आसपास पाई जाने वाली रुधिर वाहिकाओं यानी रक्त वाहिकाओं को क्या कर देती हैं? रक्त वाहिका को फैला देती है, चौड़ा कर देती है। मान लो कि पहले इतना रहा होगा, पहले इस नस की मोटाई इतनी रही होगी, तो फिर ये क्या कर देता है? फैला के इतना कर देता है, ये फैलकर इतना हो जाता है। जिससे हो क्या? जिससे इन ऊतकों में जो रक्त की कोशिकाएं हैं वे आसानी से पहुंच सकें, रुधिर, पर्याप्त मात्रा में रुधिर यहाँ पर पहुंच सके, क्योंकि मेन काम रुधिर का ही होता है जो यहाँ पर इन्फेक्शन वगैरह को रोकेंगी। रुधिर में उपस्थित बहुत सारी ऐसी कोशिकाएं हैं, मैक्रोफेज है, न्यूट्रोफिल्स है और बेसोफिल्स हैं, ये सभी उन स्थानों पर संक्रमण को रोकेंगी, किसी भी रोगाणु विषाणु से लड़ेंगी वहाँ पर। तो सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पर वो मैक्रोफेज, बेसोफिल या न्यूट्रोफिल्स पहुँचे, उसके लिए इन्हीं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं में जो मास्ट कोशिकाएं हैं, रक्त की, प्लेटलेट्स हैं और बेसोफिल्स हैं, वे रुधिर वाहिका विस्तारण पदार्थ कौन कौन से? हिस्टामिन, सीरोटोनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स का स्राव करती हैं, जिससे रुधिर वाहिका फैल जाती है, जिससे इन स्थानों पर रुधिर की आपूर्ति अधिक से अधिक हो पाए। और साथ ही रुधिर में जो प्लाज्मा है, रुधिर में न्यूट्रोफिल्स हैं, वे इस ऊतक द्रव में आसानी से पहुंच सके। यानी यहाँ पर ये चौड़ा क्यों हो जाता है कि जिससे रुधिर की आपूर्ति बढ़ जाए, जिससे रुधिर प्लाज्मा और रुधिर में उपस्थित फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो रक्त को जमाने का काम करता है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन ऊतक द्रव में पहुंच पाए। ये क्या है? ऊतक द्रव। तो आपने ये जाना कि रुधिर में उपस्थित रुधिर प्लाज्मा और फाइब्रिनोजन अधिक से अधिक इन जगहों पर पहुंच पाए, इसके लिए वैसोडाइलेटर सब्सटेंस रिलीज होता है। वैसोडाइलेटर सब्सटेंस यानी वाहिका विस्तारण पदार्थ कौन कौन से हैं? हिस्टामिन, सेरोटोनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। इनका स्राव कौन करती हैं? तो मास्ट कोशिकाएं करती है, रुधिर के प्लेटलेट्स और बेसोफिल्स करती हैं। अब ऊतक द्रव में इन पदार्थों के इकट्ठा होने से यह स्थान सूज जाता है, फूल जाता है और उस स्थान पर लालपन हो जाता है। वह स्थान इन पदार्थों की वजह से, ऊतक द्रव में इन पदार्थों के इकट्ठा होने से वह स्थान सूज जाता है, लाल हो जाता है और गर्म हो जाता है। साथ ही साथ उस स्थान पर पीड़ा होती है, दर्द होता है। तो आप समझिएगा कि यह प्रदाह प्रक्रिया क्या है। प्रदाह प्रक्रिया क्या है? अब आप डेफिनेशन दे सकते हैं कि क्षतिग्रस्त ऊतक वाले स्थान पर, क्षतिग्रस्त ऊतक वाले स्थान पर सूजन, लालपन आदि स्थानीय प्रक्रिया को प्रदाह प्रक्रिया कहते हैं। यानी आप इसका डेफिनेशन क्या देख सकते हैं अब कि संक्रमण या क्षतिग्रस्त ऊतक वाले स्थान पर सूजन, लालपन, दर्द जैसी स्थानीय प्रक्रिया
प्रदाह प्रक्रिया कहलाती है। क्लियर है बातें? क्यों होता है इसका रीजन आपने जान लिया। अब आप प्रदाह प्रक्रिया का डेफिनेशन दे सकते हो। प्रदाह प्रक्रिया का डेफिनेशन क्या दोगे? संक्रमण, पहले यहां पर और चीजें आप लिख लीजिए। आपने जाना कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स का स्राव करती हैं। वाहिका विस्तारण पदार्थ से वाहिका विस्तारण पदार्थ रुधिर वाहिका को चौड़ा या फैला देता है, जिससे क्षतिग्रस्त ऊतक वाले स्थान पर रुधिर की पर्याप्त आपूर्ति हो सके, जिससे रुधिर में उपस्थित प्लाज्मा व फाइब्रिनोजन प्रोटीन पहुंच सके। ठीक। फिर आप क्या बताएंगे कि ऊतक द्रव में इन पदार्थों के एकत्रित होने से वह स्थान सूज जाता है, वह स्थान लाल व गर्म हो जाता है, जिससे जलन व पीड़ा होती है। ठीक है, तो इतनी बातें आपने जानी कि जब किसी स्थान पर ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाता है तो क्षतिग्रस्त ऊतकों में उपस्थित मास्ट कोशिकाओं, बेसोफिल्स और रुधिर प्लेटलेट से रुधिर वाहिका विस्तारण पदार्थ जैसे हिस्टामिन, सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होते हैं, जो रुधिर के वाहिका को फैला देते हैं, जिससे रुधिर की आपूर्ति अधिक से अधिक हो सके इन स्थानों पर और रुधिर में उपस्थित प्लाज्मा और फाइब्रिनोजन प्रोटीन ऊतक द्रव में इकट्ठा हो। रुधिर में उपस्थित प्लाज्मा और फाइब्रिनोजन के ऊतक द्रव में इकट्ठा होने से वह स्थान फूल जाता है, सूज जाता है और गर्म हो जाता है, लालपन हो जाता है, जिससे जलन और पीड़ा होती है। तो अब आप क्या डेफिनेशन दोगे प्रदाह प्रक्रिया को कि प्रदाह प्रक्रिया क्या है? तो आप कह सकते हो कि संक्रमण या क्षतिग्रस्त ऊतकों वाले स्थान पर सूजन, लालपन व दर्द जैसी स्थानीय प्रक्रिया प्रदाह प्रक्रिया कहलाती है। स्थानीय प्रक्रिया प्रदाह प्रक्रिया यानी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कहलाती है। क्लियर है बात? प्रदाह प्रक्रिया क्या होता है
किसी क्षतिग्रस्त स्थान पर सूजन, लालपन, दर्द जैसे स्थानीय प्रक्रिया को ही प्रदाह प्रक्रिया कहते हैं। अब इसमें इन रोगाणुओं जीवाणुओं से बचने के लिए क्या होता है इस स्थान पर, तो क्षतिग्रस्त ऊतकों में उपस्थित मैक्रोफेज कोशिकाएं अपना काम करना शुरू कर दी हैं। मैक्रोफेज कोशिकाएं, मैक्रोफेज सेल्स क्या करती हैं, जीवाणुओं, अगर वहाँ पर कोई जीवाणु पहुँच गया है तो जीवाणुओं, या कोई विषाणु पहुँच गया है तो विषाणुओं, जीवाणु, विषाणुओं व क्षतिग्रस्त जो कोशिका है वो रिपेयर तो होगी नहीं, तो उसको नष्ट ही करना पड़ेगा। और सेल डिवीज़न होगा तो कोशिकाएं जो नष्ट हुई हैं वो उनकी भरपूर्ति हो जाएगी। तो क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का क्या करने लगती हैं, भक्षण करने लगती हैं, भक्षण करने लगती हैं। सबसे पहले कि उस स्थान पर कोई जीवाणु या विषाणु का संक्रमण ना हो पाए, मैक्रोफेज कोशिकाएं एक्टिव हो जाती हैं। उस स्थान पर अगर कोई जीवाणु आया है उनको मार के खाएंगे तुरंत, विषाणु जो आए हैं उनको भी मार के खाएंगे, साथ ही साथ जो क्षतिग्रस्त वहाँ की जो कोशिकाएं नष्ट हो गई हैं, नष्ट कोशिकाएं रिपेयर तो होंगी नहीं, उनको ख़त्म करना है तो उनको भी ये खाती हैं, खा पी के उनको सपाचट कर देती हैं। जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं हैं उनको खा पी के नष्ट कर देती हैं। अब जो कोशिकाएं नष्ट हो गई हैं उनका स्थान कौन लेगा, आसपास की कोशिकाओं में विभाजन होगा और विभाजित होकर जो नई कोशिका बनेगी वो इनका स्थान ले लेता है। तो आपने देखा होगा कि जब कहीं पर कुछ कट जाता है तो नई कोशिकाएं जो बनती हैं वो उस आपके आसपास की कोशिकाओं से उसका कलर डिसमैच होता है ना, आपको लगता है नई चमड़ी बनी है, तो वो नई कोशिकाएं होती हैं। पुरानी कोशिका जो क्षतिग्रस्त हो गई उनको ये खा जाते हैं। अतः हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन बनाता है, मैक्रोफेज। अतः मैक्रोफेज स्वाभाविक सुरक्षा श्रृंखला की प्रथम पंक्ति यानी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाती हैं। क्लियर है बात, याद करिए। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एट द प्लेस ऑफ इंफेक्शन और इंजरी कौन बनाता है, मैक्रोफेज। अब दूसरा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कौन बनाता है, आइए। जो भाग क्षतिग्रस्त हुआ है, ऊतक का जो भाग क्षतिग्रस्त हुआ है, उनसे भी, इन क्षतिग्रस्त ऊतकों से कुछ ऐसे पदार्थ भी निकलते हैं जो रुधिर में उपस्थित न्यूट्रोफिल्स को एक्टिव कर देती हैं। अब ये न्यूट्रोफिल्स अधिक मात्रा में इन जगहों पर पहुंचते हैं और फिर वही काम, भक्षण का काम करना शुरू कर देती हैं, जीवाणु, विषाणु और क्षतिग्रस्त ऊतकों का भक्षण करने लगते हैं। यानी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कौन बनाता है, न्यूट्रोफिल्स। क्या होता है, क्षतिग्रस्त ऊतकों से निकले कुछ पदार्थ रुधिर में उपस्थित न्यूट्रोफिल्स को उत्तेजित करती है। जो
बड़ी संख्या में उस स्थान पर पहुंचकर क्या करती हैं, भक्षण क्रिया को बढ़ा देती हैं, भक्षण क्रिया को बढ़ा देती हैं। अतः न्यूट्रोफिल्स अब क्या करेगा, अतः न्यूट्रोफिल्स क्या करता है, दूसरी सुरक्षा पंक्ति यानी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बनाती है। अब थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कौन बनाता है, मोनोसाइट्स बनाता है। रक्त में उपस्थित मोनोसाइट्स भी क्षतिग्रस्त स्थान पर पहुंचकर मैक्रोफेज में बदल जाते हैं, मैक्रोफेज में बदल जाते हैं और भक्षण क्रिया तेज कर देते हैं, भक्षण क्रिया तेज कर देते हैं। अतः यह क्या करता है, यह तीसरी सुरक्षा पंक्ति बनाता है, तीसरी सुरक्षा पंक्ति बनाता है। ठीक। अब मान लो कि कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन रहा हो तो उससे तो इतने तक में ही निपट जाएगा, मामला इतने में निपट जाएगा। ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। लेकिन मान लो कि इन्फेक्शन थोड़े टाइम तक हो गया, छोटे मोटे दाने निकलने पर या थोड़े छोटे मोटे कट जाने पर तो ऐसी चीज़ें नहीं होती, लेकिन अगर लॉन्ग टाइम में वो इन्फेक्शन बन गया तो जो जीवाणु विषाणु वहाँ पर इन्फेक्शन पैदा किए हैं तो वो टॉक्सिन्स रिलीज करती हैं। अब उस टॉक्सिन के प्रभाव को कम करने के लिए भी एक प्रक्रिया शुरू होती है उस स्थान पर। उसमें क्या होता है, तो क्षतिग्रस्त स्थान पर रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न विषालु यानी जो टॉक्सिन रिलीज की गई है रोगाणुओं द्वारा, विषालु यानी टॉक्सिन को नष्ट करने और शरीर के तापमान को बढ़ाने के लिए ल्यूकोसाइट पाइरोजेंस का स्राव करता है, पाइरोजेंस का स्राव करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बुखार इसी की वजह से आता है, पाइरोजेंस की वजह से। अब मैंने बताया ना कि अगर कहीं संक्रमण मान लो हो गया है, लंबा चौड़ा संक्रमण हो गया, लाल हो गया, फूल गया, पस भर गया है, तो ये चीज़ें होती हैं। वहाँ की जो कोशिकाएं हैं उनमें उपस्थित ल्यूकोसाइट
पायरोजेंस का स्राव करने लगती है, जिससे वो जो रोगाणु हैं, जो भी कोई विषालु यानी टॉक्सिन प्रोड्यूस किए हैं उसको नष्ट करें और शरीर के ताप को बढ़ा दें। शरीर का ताप इसलिए बढ़ता है जिससे कि ये मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, इनकी एक्टिविटी बढ़ जाए और ये उन रोगाणुओं को तेजी से मारना शुरू कर दें, तो बुखार हो जाता है। पायरोजेंस क्या करते हैं, उस क्षतिग्रस्त स्थान पर पायरोजेंस रिलीज हुआ, वो रुधिर के माध्यम से हमारे हाइपोथैलेमस में पहुंचता है, जो ताप का नियंत्रण करता है। हमारे शरीर में ताप का नियंत्रण करने वाला ग्रंथि कौन सा है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस में ये पायरोजेंस पहुंचता है और हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करता है कि भैया थोड़ा टेम्परेचर बॉडी का बढ़ाओ, क्योंकि वहाँ पर संक्रमण हो गया है, लोगों को मारने में दिक्कत हो रहा है, जब हम आगजनी करेंगे तो वो मर जाएंगे। तो हाइपोथैलेमस पायरोजेंस की वजह से बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देती है, बुखार हो जाता है हमें। और हल्का बुखार भक्षण की क्रिया के लिए की सक्रियता को बढ़ाने के लिए जरूरी होता है, इसीलिए बुखार हो जाता है। तो बुखार आना आपके प्रतिरक्षा तंत्र को बताता है कि आपकी प्रतिरक्षा तंत्र काम कर रही है अच्छे से, ठीक। तो बढ़ाने के लिए ल्यूकोसाइड्स क्या करते हैं? पायरोजेंस का स्राव करते हैं। ये पायरोजेंस रुधिर द्वारा कहाँ पहुंचते हैं? हाइपोथैलेमस में। रुधिर द्वारा हाइपोथैलेमस में पहुंचते हैं और हाइपोथैलेमस को सक्रिय कर शरीर ताप को बढ़ाते हैं, शरीर ताप को बढ़ाते हैं, जिससे हल्का बुखार यानी फीवर हो जाता है। हल्का ताप बढ़ना भक्षण क्रिया को तेज कर देता है, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं पूरे प्रोसेस में, यानी जब हमारे शरीर में कहीं पर भी संक्रमण हो जाता है तो इतनी प्रक्रियाएं होती हैं और उसमें शरीर का ताप भी बढ़ जाता है, बुखार हो जाता है, जो उन जीवाणुओं से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। वे जीवाणु विषाणु जो भी हैं उनके द्वारा टॉक्सिन जो रिलीज हुई हैं उनकी सक्रियता को नष्ट करता है और उन रोगाणुओं को मारता है। अब इस काम में रोगाणुओं को मारने, विषाणुओं को मारने में भी कुछ मैक्रोफेज भी नष्ट हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो बाहर वाला जीवाणु विषाणु था वो हल्का था, कमज़ोर नहीं समझना चाहिए अपने दुश्मनों को। तो मैक्रोफेज या न्यूट्रोफिल्स ये जो हमारे शरीर में इन रोगाणुओं विषाणुओं से लड़ती हैं, रोगाणुओं से जो लड़ती हैं, तो लड़ने के दौरान इनमें से कुछ कोशिकाएं भी नष्ट हो जाती हैं। तो ये जो नष्ट हुई कोशिकाएं हैं, इनकी जो नष्ट हुई कोशिकाएं हैं, साथ ही साथ जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं हैं जो अब रिपेयर तो होंगी नहीं, नष्ट हो जाएंगी, इन सभी का मलबा वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? सेल डेब्रिस कहते हैं। सेल डेब्रिस यानी कोशिकीय मलबा कहते हैं। तो उस स्थान पर कोशिकीय मलबा बन जाता है जो गाढ़े पीले रंग का होता है, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? पस कहते हैं। तो वो पस के रूप में बन जाता है और उसका शरीर से बाहर निकलना आवश्यक होता है। तो आपने डॉक्टर वगैरह को देखा होगा, ऐसे स्थान पर जो ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जहाँ पर फोड़ा फुंसी तो निकला ही होगा, तो उन फोड़ा फुंसियों में पस बहुत निकल जाता है, तो उसको डॉक्टर दबा के निकालते हैं। सुखाने वाली भी दवाइयाँ आती हैं, वो भी काम करती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन दबा के निकाल दिया जाए तो वो ज़्यादा सही होता है। क्लियर है बातें? तो यही है आपका प्रदाह प्रक्रिया या प्रदाह अवरोध क्या होता है। आपने समझ लिया कि प्रदाह प्रक्रिया क्या होता है। जब हमारे शरीर में कहीं पर संक्रमण, कट पिट जाने या फिर जलने की वजह से रोगाणुओं का खतरा बढ़ता है, तो हमारे शरीर में प्रदाह प्रक्रिया शुरू होती है और ये
कई सारी प्रक्रियाओं से होकर एक श्रृंखला बना देती हैं। सर्वप्रथम क्या होता है, तो सर्वप्रथम क्षतिग्रस्त कोशिकाओं में मास्ट कोशिका, रुधिर प्लेटलेट्स और बैसोफिल से वाहिका विस्तारण पदार्थ का स्राव होता है, वैसोडाइलेटर सब्सटेंस का स्राव होता है। कौन से वैसोडाइलेटर सब्सटेंस? हिस्टामिन, सीरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये क्या करती हैं? उन क्षतिग्रस्त स्थानों पर उपस्थित वाहिकाओं को फैला देती हैं जिससे रुधिर का आवागमन सुगम हो जाए, रुधिर अधिक से अधिक वहां उस स्थान पर पहुंच पाए, क्षतिग्रस्त स्थान पर। और उसके बाद रुधिर में उपस्थित जो रुधिर प्लाज्मा है और उसमें उपस्थित फाइब्रिनोजन प्रोटीन है वह उस ऊतक द्रव में प्रवेश करने लगती हैं जिससे ऊतक द्रव फूल जाता है, सूजन आ जाती है, गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है। तो क्षतिग्रस्त स्थानों पर ऐसे सूजन, लालपन या दर्द होने की जैसी स्थानीय प्रक्रिया को ही प्रदाह प्रक्रिया कहते हैं। इसके बाद का प्रोसेस जो शुरू होता है वो हमें रोगाणु विषाणु से बचाने के लिए होता है, जिसमें सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन बनाता है? मैक्रोफेज बनाता है। मैक्रोफेज उस स्थान पर किसी भी रोगाणु या विषाणु को नष्ट करने या भक्षण करने का काम करने लगता है, उसे हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कौन बनाता है? न्यूट्रोफिल्स। रक्त में उपस्थित न्यूट्रोफिल्स भी एक्टिव हो जाती हैं और उन स्थानों पर उपस्थित रोगाणु विषाणु को मारने लगती हैं, उनका भक्षण करने लगती हैं, जो कि हमारे शरीर में द्वितीय सुरक्षा पंक्ति यानी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बनाती हैं। फिर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कौन बनाता है? मोनोसाइट्स। रक्त में उपस्थित मोनोसाइट्स भी बड़ी संख्या में उस स्थान पर पहुंचकर मैक्रोफेज में बदल जाती हैं और भक्षण क्रिया करने लगती हैं, जो कि हमारे शरीर में थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, तीसरी सुरक्षा पंक्ति बनाती हैं। इतनी प्रक्रिया होती है। साथ ही साथ आखिर में क्या होता है जिससे हमें फीवर हो जाता है? आखिर में उस स्थान पर यदि किसी रोगाणु से विषाणु द्वारा कोई विषालु पदार्थ यानी टॉक्सिन्स रिलीज किया गया है तो उस टॉक्सिन्स को रिलीज करने के लिए और शरीर के तापमान को बढ़ाने के लिए रक्त में उपस्थित ल्यूकोसाइट द्वारा पाइरोजेंस का स्राव होता है। वो पाइरोजेंस क्या करती हैं? हमारे शरीर के ताप को बढ़ाती हैं। कैसे बढ़ाती हैं? पाइरोजेंस रक्त के माध्यम से मस्तिष्क में उपस्थित हाइपोथैलेमस ग्रंथि पर कार्य करती हैं, हाइपोथैलेमस को सूचित करती हैं कि तापमान बढ़ाएं। शरीर का तापमान बढ़ जाता है और हमें हल्का फीवर महसूस होता है। शरीर के तापमान क्यों बढ़ाते हैं? जिससे उस विषालु पदार्थ की सक्रियता नष्ट हो जाए और हमारे उस क्षतिग्रस्त स्थान पर उपस्थित जो सुरक्षा पंक्तियां हैं यानी मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल्स या मोनोसाइट्स हैं, उनकी भक्षाणु क्रिया बढ़ जाए। बस यही पूरी प्रोसेस कहलाती है प्रदाह प्रक्रिया या प्रदाह अवरोध। अब ये संपूर्ण प्रोसेस करने में जो मलबा वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है जिसे हम गाढ़ा मवाद कहते हैं, पस कहते हैं, और वो क्षतिग्रस्त माइक्रोफेज, न्यूट्रोफिल्स तथा क्षतिग्रस्त ऊतक होती हैं जो बाहर निकलना आवश्यक होती हैं शरीर के। बस आज का टॉपिक बस यही था, प्रदाह प्रक्रिया या प्रदाह अवरोध क्या होता है। उम्मीद है आपको यह टॉपिक समझ में आया है। आगे के टॉपिक्स के लिए आप जुड़े रहें यूट्यूब चैनल बायोलॉजी हिंदी के साथ। धन्यवाद।